पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काव्या कशिश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आर यू मैड? तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कशिश काव्या को कमरे में लाकर बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, यू टोल्ड द ट्रुथ, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, बट इमेजिन आई डिड। कितना चिल्लाओगी तुम, आंसू बहेंगे, लेकिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। काव्या गुस्से भरी नजरों से कशिश को देखते हुए बोली, मुझे बस एक मौका मिले, मैं यहां से चली जाऊंगी। कशिश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, वेयर विल यू गो बेबी? जहां भी जाओगी काशीश मित्तल को पाओगी। एंड पुट वन मोर थिंग इन योर हेड, मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। काव्या कशिश को खुद से दूर धकेलकर बोली, तुम बस इंतजार करो। कशिश काव्या के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, तुम्हारी अकड़ मेरे सामने मत दिखाओ, क्योंकि मैं सुधांशु अवस्थी नहीं हूं जो तुम्हारे नखरे झेलूंगा। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुमसे अपनी पत्नी होने का हक मांग सकता हूं, और यू कैन डू एनीथिंग टू मी। काव्या अपनी आंखों में नमी लिए कशिश को देखने लगती है तो कशिश उसे छोड़कर बाथरूम की तरफ चला जाता है। काव्या बिस्तर पर बैठे रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ था सब आने लगता है। फ्लैशबैक 1 महीना पहले शादी वाले दिन सोना काव्या को खाना देकर जाने के बाद काव्या एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर आती है तो देखती है सभी लोग अपने अपने काम में बिजी है। काव्या अपनी आंखों में नमी लिए धीरे से बोली, आई एम सॉरी भाई, लेकिन मैं सुधांशु को नहीं छोड़ सकती। आई लव हिम सो मच। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मुझे माफ कर देना। इतना कहते हुए काव्या कमरे में वापस आती है और अपने पैक किया बैग को उठाकर विला के पीछे बने गेट की तरफ चली जाती है। काव्या बाहर इधर उधर देखती है तो वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, क्योंकि शादी में सब सिक्योरिटी मेन गेट पर लगी हुई थी। इसका फायदा उठाकर काव्या जल्दी से विला के बाहर निकल जाती है। तब तक बारात भी आ चुकी थी और सभी उसमें बिजी हो गए थे। काव्या सीधा हाईवे की तरफ से चली जाती है। रात काफी हो गई थी जिसके कारण उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसे कैसे भी करके सुधांशु तक पहुंचना था। काव्या जब हाईवे तक पहुंचती है तो ऑटो देखने लगती है, लेकिन एक भी ऑटो वहां पर नहीं था। काव्या लिफ्ट मांगने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन रात काफी होने की वजह से उसे कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा था। काव्या थोड़ी और आगे जाकर लिफ्ट मांगने लगते हैं, तब उसके आगे एक ब्लैक महिंद्रा आकर रुकती है। काव्या 2 कदम पीछे हो जाती है। उस गाड़ी से बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और उसके पीछे खड़े बुगाटी से कशिश बाहर आता है। कशिश काव्या को बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, मरना है तो जाकर किसी अच्छे से ट्रक के नीचे जाकर मारो, हम लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? काव्या कशिश की बात पर जल्दी से बोली, आई एम सॉरी सर, मैं ऐसे नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्लीज मुझे आगे तक लिफ्ट चाहिए। कशिश ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, शादी से भाग रही हो, किसके लिए करिए लड़का? काव्या अपना सर झुकाकर बोली, प्लीज सर मुझे आगे तक लिफ्ट दे दीजिए। कशिश का असिस्टेंट रौनक कशिश से बोला, बॉस हमें जल्द घर पहुंचना है, इसे हम आगे तक छोड़ देंगे। कशिश एक नज़र रौनक को देखने के बाद जाकर अपने कार में बैठ जाता है। रौनक काव्या से कहता है, मैडम आप आकर बैठ जाए। काव्या हल्का मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच सर। इतना कहकर काव्या जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। उनकी गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है। मरीन ड्राइव के पास पहुंच काव्या जल्दी से बोली, बस यहीं पर। ड्राइवर गाड़ी रोकता है। काव्या हड़बड़ी में गाड़ी से उतर जाती है, जिसकी वजह से उसके बैग से आईडी कार्ड और कुछ सामान नीचे गिर जाते हैं। काव्या सॉरी कहते हुए जल्दी जल्दी में सामान उठाने लगती है। कशिश की नज़र आईडी कार्ड पर जाती है, वह आईडी कार्ड को उठाकर देखता है। कशिश एक नज़र आईडी कार्ड पर डालते हुए काव्या को कहा, काव्या ओबरॉय। काव्या कशिश के हाथ से आईडी कार्ड लेते हुए बोली, मेरा नाम है सर और थैंक यू सो मच। कशिश तिरछी मुस्कान के साथ काव्या से कहा, आज तो तुम्हारी शादी है ना, इस बारे में तो ऑल इंडिया को पता है, और तुम सम्राट ओबरॉय की बहन हो, अपने घर को छोड़कर भाग रही हो। काव्या का गला सूखने लगता है और वह सहमी हुई नजरों से कशिश की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे भाई को कैसे जानते हो? कशिश रौनक की तरफ देखते हुए बोला, रौनक जिसे ढूंढा गली गली, फाइनली वह मुझे मेरे ही गाड़ी में मिली, नॉट बैड। काव्या उसकी उल्टी सीधी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि अचानक से उसे अपने गले में एक तेज दर्द महसूस होता है, और कुछ पल में काव्या कशिश की गोद में बेहोश पड़ी हुई थी। कशिश काव्या के चेहरे में आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, सोचा नहीं था इतनी आसानी से तुम्हें पा लूंगा काव्या ओबरॉय। इतना कहकर कशिश रौनक की तरफ देखता है जो कि बाहर खड़ा हुआ था, और उसके बगल में एक बॉडीगार्ड था जिसके हाथों में इंजेक्शन था जिसे उसने काव्या के गले में इंजेक्ट किया था। कशिश की नज़र खुद पर महसूस कर रौनक थोड़ा झिझकते हुए बोला, बॉस हमें कल सुबह तक वाशिंगटन के लिए निकलना है। कशिश ने रौनक की बात पर बोला, तो क्या हुआ, जेट रेडी करो, हम सुबह की जगह अभी निकलेंगे, एयरपोर्ट पर चलो।
रौनक कशिश के ऑर्डर पर आगे कुछ नहीं कहता और उनकी गाड़ी सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड एक तेज आवाज के कारण काव्या की तंद्रा टूटती है और वह फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। काव्या अपना सिर घुमाकर देखती है कि कशिश हेयर ड्रायर को पटक रहा था। काव्या अपनी नजरें कशिश से फेर लेती है। कशिश खुद को इग्नोर होता हुआ पाकर एक बार फिर हेयर ड्रायर को जोर से पटकता है। काव्या चिल्लाते हुए कहती है, क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्यों ऐसा कर रहे हो? कशिश अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, मेरी मर्जी। काव्या बिस्तर से उठते हुए बोली, मुझे अपने कमरे में जाना है। कशिश व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, मेरे घर में तुम्हारा कमरा कहाँ से आ गया बेबी? काव्या गुस्से से बोली, जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे गाली दे रही हो। कशिश अपनी मुस्कान और बड़ी करते हुए बोला, हमारी शादी हो चुकी है तो ये कमरा हमारा हुआ, ना तुम्हारा ना मेरा, हमारा। काव्या कशिश को इग्नोर करते हुए सोफे में जाकर सो जाती है। कशिश अपने बाल सुखाते हुए बोला, यह मत सोचना तुम्हारे नींद में जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी आगोश में उठाकर बिस्तर पर सुला दूंगा। प्यार नहीं है तुमसे, तुम्हारे भाई को नीचा दिखाने के लिए तुमसे शादी की है। काव्या कशिश की फालतू की बातों पर गौर न करते हुए चुपचाप सो जाती है। कशिश गुस्से से 2 मिनट तक काव्या को घूरने के बाद लाइट्स ऑफ करके बिस्तर पर चला जाता है। अगले दिन सुबह ओबरॉय विला वैशाली के एक तेज चीख के साथ अमृत की गुड मॉर्निंग होती है। अमृत नींद भरी नजरों से सोफे की तरफ से देखता है तो नीचे वैशाली अपने कमर को पकड़े बैठी हुई थी। अमृत अपना सर तकिया में घुसाते हुए बोला, गुंडी कहीं की, सुबह सुबह क्यों कौवे की तरह अपना गला फाड़ रही हो? सो जाओ ना। वैशाली अपने कमर को पकड़कर खड़ी होती है और अमृत को बुरी तरीके से घूरते हुए कॉफी टेबल पर रखे जार में भरा पानी को उठाकर अमृत के ऊपर फेंक देती है। अमृत चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द फक यू ब्लडी इडियट, यू लॉस्ट योर माइंड, आई वना किल यू। कहते हुए अमृत बेड से उठ जाता है। वैशाली बाथरूम की तरफ भागते हुए बोली, तुम कौवा, तुम्हारा पूरा खानदान कौवा। अगर दोबारा हमको कौवा कहा ना तो कसम से तुमको कोयलिया पकड़ा देंगे। अमृत वैशाली की तरफ आने लगता है तो वैशाली जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, जिस वजह से अमृत के नाक को बहुत तेज लगती है और वह नाक पकड़कर वहीं बैठ जाता है। वैशाली को गाली देते हुए कहता है, चुड़ैल औरतों, नाक में दम कर रखा है गुंडी कहीं की। कहते हुए अमृत खड़ा होता है और मिरर में देखता है उसकी नाक पकोड़े की तरह लाल हो गया था और हल्का खून आ रहा था। मिरर में अपने अक्ष को देखते हुए अमृत बोला, कसम मेरे नाक से बहे खून की, अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं रुला दिया तो मेरा नाम भी अमृत ओबरॉय नहीं। गुंडी कहीं की। ये कहकर अमृत क्लोजेट की तरफ चला जाता है। यहाँ सम्राट का कमरा, सोना काउच पर बैठी हुई थी और सम्राट भी टेबल पर बैठा हुआ था। वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा था। सम्राट सोना के हाथ में बंधे पट्टी को निकालकर साइड में रख देता है और उसके जख्मों को देखने लगता है। सम्राट एंटीबायोटिक से उसके जख्मों को साफ करने लगता है तो सोना अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट सोना की तरफ देखता है और धीरे धीरे फूंक मारते हुए सोना के हाथ की सफाई कर उसे फिर से पट्टी बांध देता है। सम्राट वार्निंग टोन में बोला, आज मुझे ऑफिस जाना है, अगर शाम को मुझे पता चला कि तुमने कुछ काम किया है तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। सोना छोटा सा मुंह बनाकर बोली, मारपीट के अलावा और कुछ आता है आपको? सम्राट सोना की बात पर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है तो सोना पीछे जाते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हो? सम्राट सोना के चेहरे के दोनों तरफ काउच पर हाथ रखकर बिल्कुल सोना के चेहरे के पास आकर बोला, मैं बता रहा था कि मुझे मारपीट के अलावा किसी को सेटिस्फाई करना भी बहुत अच्छे से आता है। सोना अपनी आंखें बंद कर देती है तो सम्राट सोना के कांपते होठों पर अपना होठ रख देता है। सोना अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, उसके मुंह से आह निकल जाती है। सम्राट एक नज़र सोना को देख फिर से उससे पैशनेटली किस करने लगता है और उसके हाथ को धीरे से सहलाकर इस बार वह उसे फ्रेंच किस कर रहा था। करीब 5 मिनट के बाद सम्राट सोना के होठ को बाइट करते हुए उससे दूर होता है और उसके लोअर लिप्स को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें सच में किस करना नहीं आता, जबकि तुम्हें कई बार मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। सम्राट की बात पर सोना के गाल बुरी तरह से लाल हो गए थे, वह कुछ नहीं कहती। सम्राट सोना के गाल पर उंगली चलाते हुए बोला, आई वॉन्ट टू बाइट योर चिक्स, देखो कितने लाल हो गए हैं। सोना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे नीचे जाना है, पूजा करनी है, मेड से कहकर नाश्ता बनवाना है। सम्राट सोना के बातों को इग्नोर करके उसके गाल को बाइट करता है, जिस कारण सोना की चीख निकल जाती है। सोना के आंखों से आंसू आ जाते हैं। सम्राट सोना के गाल को सहलाते हुए बोला, अब ठीक है सोना, अवस्थी। सम्राट को खुद से दूर करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। सम्राट सोना के गालों को खींचते हुए बोला, हाँ मैं बहुत बुरा हूं, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। सोना सुबकते हुए सम्राट की तरफ देखती है तो सम्राट उसकी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहता है, तुम्हें रोने का हक नहीं है।
चलो नीचे, पंडित जी आने वाले हैं, क्योंकि वैशाली के मुंह दिखाई के लिए मुहूर्त निकलवाना है। सोना अपना सिर हिलाती है, जल्दी से खड़ी हो जाती है तो सम्राट उसके हाथ को पकड़ उसे फिर से धमकाते हुए कहता है, गलती से भी कोई काम नहीं करना है वरना। हाँ हाँ मुझे पता है, वरना आप मेरे हाथ तोड़ दोगे और मुझे मेरे हाथ बहुत प्यारे हैं, सोना ने सम्राट से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। सम्राट घूर कर सोना की तरफ देखता है तो सोना जल्दी से बाहर भाग जाती है। सम्राट जाती हुई सोना को घूरते हुए बोला, एक दिन तुम्हें मैं जरूर खा जाऊंगा सोना अवस्थी। इतना कहकर सम्राट भी कमरे से बाहर आ जाता है। इधर अमृत का कमरा, वैशाली कछुआ की तरह अपना सिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर निकाल कर देखती है तो उसे रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता है। वैशाली खुद से बोली, सिर्फ 10 मिनट की दूरी, फिर कर हर मैदान फतेह तो चल। वैशाली सड़ा हुआ बैंगन आसपास नहीं है। इतना कहकर वैशाली अपना बाथरोब संभालते हुए क्लोजेट की तरफ से भागती है। वैशाली जैसे ही क्लोजेट के पास पहुंचती है, क्लोजेट का दरवाजा खुलता है और वह सीधा अमृत के सीने से लग जाती है। वैशाली गिरने को हुई कि अमृत उसे कमर से पकड़ लेता है। वैशाली की आंखें, जो कि बिना काजल लगाए भी कजरारी थी, अमृत को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। वैशाली अमृत को खुद की तरफ आता हुआ देख चिल्लाकर बोली, ओ मजनू, साला बीवी नहीं मानते, फिर भी प्रॉफिट चाहिए तुमको? नहीं, अब दूर हटो, सीधा चिपके चले आ रहे हो। वैशाली के इस तरह से चिल्लाने पर अमृत उसे तुरंत छोड़ देता है, जिस कारण वैशाली धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर गिर जाती है। वैशाली अमृत को गाली देते हुए बोली, हे राम, तोड़ डाला रे साले ने, हमारे कमर तोड़ दी, अब हम लकवा खा जाएंगे, गुड्डू महाराज बचाए लो हमको। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, गला फाड़ना बंद करो, इतनी भी जोर से नहीं लगा है, बिना मतलब का घर को सिर पर उठा रखा है, उठो अब। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हमको नौटंकी कहते हो, रुको तुम अभी बताते हैं। इतना कहकर वैशाली अमृत के पैर पर बहुत जोर से मारती है, जिस कारण अमृत भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अमृत अपने कमर को पकड़ चिल्लाते हुए बोला, यू क्रेजी औरत, तुम दुनिया से गायब क्यों नहीं हो जाती? वैशाली मजे से खड़ी होते हुए बोली, अब जब तुम्हारे पिछवाड़े में लगी है तो तुमको वो निकल रही है। इतनी देर से जब हम चिल्ला रहे थे तो तुमको लगा हम गला फाड़ रहे हैं, अब पता चला जब पिछवाड़े पर लगती है तो कितना दर्द होता है। अमृत गुस्से से वैशाली को घूरने लगता है। वैशाली अपना जीभ दिखाते हुए क्लोजेट के अंदर चली जाती है। अमृत अपना बिजनेस सूट जिसे उसने संभाल रखा था उसे ठीक से अरेंज करके खड़ा होता है और बिस्तर पर रख देता है। वॉशरूम चला जाता है। वैशाली अमृत के क्लोजअप में जाती है तो वहां कोई भी वुमेन आउटफिट नहीं थे। उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। तभी कोई कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वैशाली क्लोजेट से चिल्लाते हुए बोली, अरे बैंगन, जरा जाकर देखो बाहर कौन है। लेकिन फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है, जिस पर वैशाली क्लोजेट से बाहर आते हुए गुस्से में बोली, साला किसी काम का नहीं है, एक नंबर का कामचोर है। इतना कहकर वैशाली दरवाजा खोलती है तो सामने सोना और निर्जला जी मुस्कुराते हुए खड़े थे। सोना ने मुस्कुराते हुए वैशाली से कहा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे ना, देखो तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए हैं हम लोग। वैशाली दरवाजे से हटते हुए बोली, आप लोग बाहर काहे खड़े हो, अंदर आओ। सोना ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम बस तुम्हें कपड़ा देने आए हैं। वैशाली ने इरिटेट वाला चेहरा बनाकर कहा, अरे यार, शर्माने वाली क्या बात है, हम बुला रहे हैं ना आपको, चलो अंदर। सोना और निर्जला जी मुस्कुराकर अंदर आ जाते हैं। वैशाली दरवाजा बंद कर उन दोनों की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसके कमर में अभी भी दर्द था। सोना वैशाली के चाल को देखकर कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके से? निर्जला जी सोना को कहानी मारकर चुप रहने के लिए कहती है तो सोना कंफ्यूजन में चुप हो जाती है। वैशाली सोना की आधी अधूरी बात समझ जाती है। जैसे ही कुछ कहने लगती है कि तभी अमृत बाथरूम से बाहर आ जाता है। अमृत अपनी मॉम और भाभी को कमरे में देखकर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, आप दोनों इस वक्त यहाँ? निर्जला जी अमृत के बात पर बोली, हाँ, वह वैशाली को कपड़ा देने आए थे, बाकी तुम दोनों रेडी होकर नीचे आ जाओ, आज की आरती तुम दोनों करोगे। अमृत अपना सिर हिलाता है तो निर्जला जी और सोना हाथ में पकड़े सामान को कॉफी टेबल पर रख कमरे से बाहर चले जाते हैं। वैशाली कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके अमृत को घूरने लगती है। अमृत उसके इस तरीके से घूरने पर कंफ्यूज हो जाता है। अमृत भी कंफ्यूज भरी नजरों से वैशाली को देख रहा था। वैशाली अमृत पर फटते हुए बोली, तुमको पता भी है तुम्हारे अचानक से छोड़ने के कारण हमारे कमर में दर्द है और उन लोगों को लगता है कि हम लोग कल अपना वेडिंग नाइट एंजॉय कर रहे थे। अब जाकर बताओ उन लोगों को सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, अब इसमें भी मेरी गलती है, सुबह जब सोते हुए सोफे से तुम नीचे गिरी थी उसमें भी मेरी ही गलती थी और चिल्ला तुम रही थी छोड़ने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी तुम्हें दिक्कत है।
वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हम बता रहे हैं तुमको, हमरा दिमाग अगर खिसक गया ना तो साला कनपटी के नीचे एक लगाकर मारेंगे ना, सारा अकल जमीन पर फैल जाएगा। अमृत अपने कदम वैशाली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम मुझे धमकी दे रही हो कौन तुम जो मुझे धमकी दे सको? और क्या कह रही थी कल, हम लोग कोई राजकुमार नहीं है। मैडम जरा अपने इस टपोरीपन से बाहर आकर देखो, लाखों लड़कियां शादी करने के लिए मर रही है हमसे बिकॉज वी आर ओबरॉयज। वैशाली बिना अपने जगह से हिले अमृत से बोली, हाँ तो कोई बहुत बड़ी तोप हो क्या? हो तो इंसान ही ना, खाने में खाना ही खाते हो, सोना चांदी तो नहीं। तुम्हें भी नींद आती है, सांस तुम भी लेते हो, दो पैरों पर चलते हो, चार पैर तो नहीं है ना, तो घमंड किस बात का है यार? एक दिन मरना तो तुमको भी है ना, अमृत खाकर तो पैदा नहीं हुए। अमृत वैशाली की बाजू को मजबूती से पकड़ अपने आप से सटाकर बोला, वैशाली मिश्रा आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, किसी की इज्जत करो ना करो लेकिन मुझसे तमीज से बात करना। एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे हैं हम दोनों, किसी दिन तुम्हारे गर्दन काट दूंगा मैं। वैशाली अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, चिपक काहे रहे हो बे, छोड़ो हमको, और अगर हमारे गले को काटने की धमकी दे रहे हो ना तो तुम भी सुन लो, कान में तेल डालकर लाखन से कहकर तुम्हारे भेजे में गोली चलवाएंगे। अमृत वैशाली को धकेलते हुए छोड़कर बोला, हटो बेवकूफ औरत। इतना कहकर अमृत अपने कपड़े चेंज करता है, रेडी होकर कमरे से बाहर चला जाता है। वैशाली उसे जाता हुआ घूरकर देखती है और खुद भी रेडी होने लगती है। उसे साड़ी बहुत अच्छे से पहनना आता था क्योंकि वो अक्सर कॉलेज में होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, और सबसे खासियत बात यह, वैशाली एक बहुत अच्छी गायिका थी। यहाँ हॉल रूम में सब लोग नीचे मंदिर के सामने खड़े हुए थे। रचना खुन्नस में बोली, अब क्या दोपहर को घर में आरती होगी? क्या कोई और पूजा नहीं कर सकता? जरूरी है उस लड़की का पूजा करना? निर्जला रचना को समझाते हुए बोली, रचना आज वैशाली का पहला दिन है ना घर में, तो उसे ही पूजा करना चाहिए। रचना जैसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगती है कि उससे पायल की झनकार सुनाई देती है। सब लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं जहां वैशाली खड़ी हुई थी। विप्लव के दिल की घंटियां बजने लगती है। अब तो फोटो खींचने के लिए उसे एक मॉडल मिल गई थी वैशाली नाम की, जिसके लिए वह बहुत एक्साइटेड था। अमृत की नज़र वैशाली पर रुकी हुई थी, जिसके कानों में सोने के झुमके, गले में पुश्तैनी हार, अमृत का पहनाया हुआ मंगलसूत्र, हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी थी, अपने बालों को खुला छोड़ मांग में लाल रंग का सिंदूर लगाया हुआ था। हल्के ऑरेंज पीले रंग की साड़ी में वह बिल्कुल सोने की तरह चमचमा रही थी। वैशाली नीचे आती है और सोना के सामने जाकर कहती है, सॉरी हमको थोड़ा देरी हो गया। सोना वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें आरती करनी है। इसके बाद वह अमृत की तरफ देखते हुए बोली, भैया आपको भी वैशाली के साथ आरती करनी है। सोना की बात पर अमृत होश में आता है और अपना सिर हिलाकर वैशाली के साथ आरती करने लगता है। आरती पूरी होने के बाद वैशाली सबको प्रसाद देने के बाद सभी का आशीर्वाद लेती है, विराट, विप्लव और अमृत को छोड़कर। जिस पर रचना वैशाली को घूरते हुए बोली, तुमने अमृत के पैर क्यों नहीं छुए, वह तुम्हारा पति है। वैशाली अपने दांत दिखाते हुए बोली, उसके पास तो खुद दिमाग नहीं है, हमको कहां से दिमाग देगा, इसलिए सोचा हम भला काहे अपनी कमर की ऐसी की तैसी करवाए। रचना वैशाली को घूरते हुए बोली, अमृत से आशीर्वाद लो। अमृत फुल एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। वैशाली उसे घूरने लगती है और एक गहरी सांस लेकर अमृत के पैर ऊपर से छूकर उठ जाती है, लेकिन अमृत कुछ नहीं कहता। सम्राट वैशाली को घूरते हुए बोला, ओ झांसी की रानी, पति के पैर छूने में क्यों कंजूसी कर रही हो, ठीक से छुओ। सम्राट की बात पर अमृत को हंसी आ जाती है। उसे पता था कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन सम्राट वैशाली से चुन चुनकर बदला लेने वाला है। वैशाली खुन्नस में सम्राट को देखने के बाद अमृत के पैर छू लेती है और उसके पैरों पर चिमटी काटती है, तो अमृत उसे घूरकर देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। सभी लोग मंदिर से निकल हाल में आ जाते हैं, तभी उन्हें बाहर से शोर की आवाज सुनाई देती है। सम्राट अपना फोन निकाल सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड कॉल अटेंड करते हुए बोला, यस बॉस। सम्राट ने बोला, बाहर शोर कैसा है? शेख जो कि ओबरॉय विला का सिक्योरिटी सिस्टम का मैन इंचार्ज था, सम्राट के सवाल पर बोला, बाहर मीडिया की भीड़ लगी है बॉस। सम्राट ने कंफ्यूज होकर पूछा, वाई मीडिया? शेख ने थोड़ा घबराते हुए बोला, काव्या मैम के नाम पर। सम्राट की मुट्ठी मजबूती से बंद हो जाती है और वह दांत पीसकर कहता है, सभी मीडिया वालों को यहां से दफा करो। शेख थोड़ा बात को संभालते हुए बोला, बॉस अगर आप उन्हें कोई जवाब नहीं दोगे तो ये अपने तरफ से कोई भी मिर्च मसाला डालकर गलत खबर मीडिया में फैला देंगे, बेहतर होगा कि आप एक बार खुद। सम्राट शेख की बात को बीच में काटकर अपने एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, आई नो कि मुझे क्या करना है। 2 लोगों को गार्डन में भेजो। शेख सम्राट की बात पर ओके बॉस कहता है तो सम्राट कॉल कट कर देता है। अमृत सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
सम्राट गुस्से से बोला, इस बार मैं उस कपूर को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जेल से बाहर आते ही फिर से अपनी फन उठाने चला है। इस बार मैं उसके फन को ही कुचल दूंगा। शोभित सम्राट को शांत करते हुए बोला, काम डाउन ब्रो, पहले जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक करते हैं। सम्राट अपना सिर हिलाता है और विला से बाहर चला जाता है। उसके साथ अमृत और शोभित भी चले जाते हैं। वैशाली सोना के पास जा धीरे से बोली, का हो रहा है। सोना वैशाली की बात टालते हुए बोली, कोई दिक्कत होगी वह लोग संभाल लेंगे। तुम्हारी पहली रसोई है तो क्या बनाओगी? वैशाली अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, हमने कल ही बताया था हमको खाना आता है, खाना बनाना नहीं। सोना वैशाली के बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई नहीं, चलो किचन में कम से कम तुम्हारी पहली रसोई की रस्म पूरी कर देते हैं। वैशाली अपना सिर हिलाती है और सोना के साथ किचन की तरफ से चली जाती है। इधर एक गार्डन में सम्राट बिना किसी भाव के चेयर पर बैठा हुआ था और उसके अगल बगल वाली सीट पर शोभित और अमृत बैठे हुए थे। मीडिया से आया एक जर्नलिस्ट सम्राट से बोला, मिस्टर ओबरॉय, अभी हमें हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आपकी छोटी बहन काव्या ओबरॉय आज से 1 महीना पहले शादी से भाग चुकी है, जिसे आपने पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश की। उस जर्नलिस्ट की सवाल पर सम्राट बिना किसी भाव के बोला, क्या आपके उस गुप्त सूत्रों का शुभचिंतक का नाम वैभव कपूर है? तो मैं बता दूं, मेरी बहन वैभव कपूर से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह ड्रग्स एडिक्टेड है और स्पेशली उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ गैर संबंध है, इसलिए काव्या उससे शादी नहीं करना चाहती। और जहां तक बात काव्या के भागने की है तो वह कहीं भागी नहीं है, उसने किसी और से शादी कर ली है। सम्राट की बात पर शोभित और अमृत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को भी पता नहीं था कि सम्राट क्या रहा है। जर्नलिस्ट एक्साइटमेंट में सम्राट से बोला, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बहन काव्या ओबरॉय के हस्बैंड का क्या नाम है? सम्राट जर्नलिस्ट को एक नज़र देख बिना किसी भाव के बोला, मेरे बहनोई ने कहा है कि उसे मीडिया में नहीं आना देन, मैं उसका नाम पब्लिश नहीं कर सकता। और हाँ, बिना किसी सबूत के मेरी फैमिली की इज्जत को अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे उछाल नहीं सकते। अथरवाइज सम्राट ओबरॉय क्या है मुझसे बेहतर तरीके से आप सब जानते हैं। इतना कहकर सम्राट खड़ा होता है और विला के अंदर चला जाता है। अमृत और शोभित भी उसके साथ चले जाते हैं। बॉडीगार्ड मीडिया टीम को वहां से इज्जत के साथ विदा कर देता है। शोभित सम्राट के साथ चलते हुए कंफ्यूज होकर बोला, ब्रो, तुमने अभी मीडिया के सामने कहा कि काव्या की शादी हो गई है, लेकिन उसका पति कौन है और तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? व्हाट सर गोइंग ऑन योर माइंड? सम्राट रुककर शोभित की तरफ देखते हुए बोला, काशीश मित्तल, मैं डेविड को उसके मेंशन पर नजर रखने के लिए कहा था जहां पता चला कि उस कमीने ने कल काव्या से शादी की है, लेकिन मुझे ये जानना है कि इतने वक्त तक काव्या थी कहां? अमृत सम्राट के बात पर कुछ सोचते हुए कहा, अगर सब कुछ जानना है तो काशीश मित्तल को पकड़ना पड़ेगा। शोभित ने कहा, सोचा नहीं था कि यह लड़की नाम वाला लड़का इतना समझदार सॉरी कमीना निकलेगा। सम्राट शोभित और अमृत की तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक ही डिड इट फॉर बिजनेस, क्योंकि लास्ट टाइम जब उससे मुलाकात हुई थी तब वह वाशिंगटन से आया था, तब बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल रात जब डेविड ने मुझे इस बारे में बताया तब मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ और अब कशिश मित्तल से मिलना है। तभी उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और अंदर की तरफ भागते हैं। जब तीनों में हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि वैशाली अपनी साड़ी को हाथों में पकड़े दौड़ रही है और उसके पीछे एक प्यारा सा कुत्ता दौड़ रहा था। उसके पीछे विप्लव दौड़ रहा था। वैशाली विप्लव को धमकाते हुए बोली, वी आर टेलिंग यू, इस नीली आंखों वाले कुकर को यहां से लेकर भागो, वरना हम बता रहे हैं मार देंगे तुमको और तुम्हारे इस कुकर को भी गोली से उड़ा देंगे। वैशाली के बात पर वह कुत्ता उस पर भौंकने लगता है, जिस पर वैशाली डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती है। सोना किचन से आते हुए बोली, यह क्या हो रहा है? कहते हुए उसकी नज़र कुत्ते पर जाती है और वह भी जल्दी से सोफे पर चढ़ जाती है। वैशाली सोना की तरफ देखते हुए बोली, दीदी यार, अपने छोटे देवर को समझाओ ना, कहां से कुत्ता लेकर आ गया ये और यह कैसे भौंकता है? सोना विप्लव से बोली, विप्लव, तुम ये कुत्ता कहां से लेकर आए हो, लेकर जाओ इसे। विप्लव उसके कुत्ते को उठाते हुए बोला, उसका नाम चाली है और यह कुत्ता नहीं है, इसे चाली कहते हैं। विप्लव की बात पर कुत्ता अपना पूंछ हिलाने लगता है। वैशाली एक गहरी सांस लेकर डाइनिंग टेबल से उतरने लगती है तो चाली फिर से भौंकने लगता है। वैशाली डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए गुस्से से बोली, साला ये चिल्लाता काय को है बे? हम थोड़ी ना इसकी रोटी चुराए हैं, हम तो किचन से हलवा लेकर आ रहे थे। साला इसके कारण बर्बाद हो गया। ये कहते हुए वैशाली फर्श की तरफ देखती है जहां पर हलवा बिखरा हुआ था, क्योंकि अचानक चाली के आ जाने की वजह से वह डर से वैशाली के हाथ से छूट गया था। रचना शोर शराबा सुनकर नीचे आते हुए बोली, यह क्या हो रहा है यहाँ पर? कहते हुए उसका पर हलवे पर पड़ता है और वह जैसे ही गिरने वाली होती है कि सोना उसे जल्दी से पकड़ लेती है।
शोभित भी जल्दी से आकर रचना को संभालता है। रचना ठीक से खड़ी होकर हॉल का मुआयना लेते हुए गुस्से से बोली, क्या हाल बना रखा है पूरे हॉल का? किसने किया है ये सब? वैशाली चाली की तरफ इशारा करते हुए रचना से बोली, इस कुत्ते ने किया है ये सब। अगर यह हमारे सामने नहीं आता तो हमारे हाथ से हलवा नहीं गिरता, और अगर हलवा नहीं गिरता तो आप अभी गिरती नहीं। रचना वैशाली की आवाज पर उसकी तरफ देखती है और उसे देख घूरते हुए कहती है, तुम पहले नीचे उतरो डाइनिंग टेबल से। वैशाली कंफर्म करने के नाते बोली, पहले उस कुत्ते को पकड़ो तभी उतरूंगी वरना नहीं उतरूंगी। रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, लेकर जाओ अपने इस पालतू को। विप्लव ने मुंह बनाते हुए चाली को लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। क्योंकि घर में कोई भी चाली को पसंद नहीं करता था, इसलिए विप्लव उसे अपने साथ अपने कमरे में ही रखता था। लेकिन दरवाजा खुला होने के कारण चाली नीचे आ गया था और यह सब तमाशा भी हो गया था, और विप्लव की गैर मौजूदगी में विराट चाली का ख्याल रखा था। वैशाली विप्लव को जाता हुआ देखती है और जैसे ही डाइनिंग से उतरने लगती है कि उसकी साड़ी फंस जाती है और वह गिरने वाली होती है कि अमृत उसे कमर से पकड़ लेता है। एक बार फिर अमृत वैशाली की खूबसूरती में खो जाता है, लेकिन वही वैशाली अमृत को बुरी तरीके से घूरने लगती है। फिर ठीक से खड़ी होकर उसके कान में चिल्लाते हुए बोली, आकर हमारे ऊपर घुस जाओ। का टुकुर टुकुर देख रहे हो, दूर रहकर नहीं देख सकते का? वैशाली के चिल्लाने पर अमृत होश में आता है। वैशाली से दूर होकर कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे चिपकने का, गटर की बदबू आती है तुमसे। इतना कहकर अमृत कमरे की तरफ अपना लैपटॉप का बैग लेने चला जाता है। वैशाली अमृत को जैसे ही मुक्का दिखाती है तो उसकी नजर जाती है रचना पर, जो कि उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी। वैशाली अपने दांत दिखाते हुए बोली, काकी सासू जी हम सब कुछ साफ कर देंगे, प्लीज आप हमको घूरो मत। रचना एक नज़र सोना को देखकर उसे वार्न करते हुए बोली, सोना आई वॉन्ट टू टेल यू, इस लड़की को सुधार दो, और दूसरा अगले आधे घंटे में मुझे पूरा हॉल साफ चाहिए। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, लेकिन कोई भी सर्वेंट इस लड़की की मदद नहीं करेगा। इतना कहकर रचना घूरकर वैशाली को सोना को देखने के बाद कमरे की तरफ चली जाती है। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, यह हिटलर की नानी यहाँ कैसे आ गई साला, कभी कभी मामी की याद आ जाती है इसे देखकर। सम्राट सोना के पास आकर बोला, क्या तुम्हें भी कुत्तों से डर लगता है? सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मुझे बिल्ली से भी डर लगता है। जिस पर सम्राट उसे घूरने लगता है। सोना सम्राट की छुरीदार नज़र खुद पर महसूस कर जल्दी से बोली, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, गलती आपकी है जो आप खुद को समझ रहे हो। सम्राट अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, आर यू सीरियस? तुम्हारी जुबान सच में बहुत चल रही है, और तुम्हें पता है ज्यादा जुबान चलाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। सोना सम्राट की धमकी पर धीरे से बोली, लेकिन जुबान तो बोलने के लिए ही होती है ना, और मैंने आपको तो नहीं कहा, आप खुद को समझते हो बागर बिल्ला, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें बिल्लू जी। सम्राट सोना के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है सोना, और तुम मुझे उकसा रही हो। सोना सम्राट के हाथ को हटाते हुए बोली, क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। सम्राट सोना को छोड़ देता है और उसके हाथ को पकड़कर कहता है, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर सम्राट सोना को खींचते हुए ले जाता है। वैशाली सम्राट को घूरते हुए बोली, साला हमारी दीदी को बहुत परेशान करता है, तुम्हारे तो ना कॉफी में मिर्ची डालकर पिलाएंगे तुमको, तब पता चलेगा जब पिछवाड़े में आग लगेगी, कंगारू की तरह फुदकते फिरोगे बेटा। इतना कहकर वैशाली इधर उधर देखती है और मुंह बनाते हुए अपने काम में लग जाती है। कैसी होगी सम्राट और कशिश मित्तल की मुलाकात? क्या सम्राट कशिश से काव्या को वापस ला पाएगा? अमृत और वैशाली की जोड़ी आगे कैसी रहेगी और क्या चल रहा है रचना के दिमाग में? आगे की स्टोरी को जानने के लिए बने रहिए।